का अपना चैनल। शुरू हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीटों के दल से आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। अमित शाह तेलंगाना के आदिलाबाद में जनगर्जना सभा को संबोधित करेंगे। तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होना है। अमित शाह सिकंदराबाद में बुद्धिजीवियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद अमित शाह का यह पहला तेलंगाना दौरा है। 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही इन 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। ये तारीख 7 नवंबर और 17 नवंबर होगी। मध्य प्रदेश में चुनाव 17 नवंबर को होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि सबसे अंत में मतदान की तारीख तेलंगाना में 30 नवंबर है। सभी 5 राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर 2023 को शुरू की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों को मिलाया जाए तो कुल सीटें 679 होंगी। चुनावों में किए जाने वाली घोषणाओं और चुनावी वादों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मैनिफेस्टो में घोषणाएं करना राजनीतिक दलों का अधिकार है, तो वहीं जनता का भी अधिकार है कि वो जान सके कि ये वादे कैसे पूरे किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए युवा, महिला और दिव्यांगजन मतदाताओं के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम में भी सरकार बनाने में कामयाब होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की घोषणा पर भाजपा नेता जी किशन रेड्डी ने कहा, मेरा पूरा विश्वास है कि तेलंगाना में केसीआर बीआरएस की सरकार जाएगी और पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार आएगी। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा का कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि चुनावी तिथि की घोषणा के साथ ही गहलोत सरकार का राज्य के सत्ता से जाना तय हो गया है। वहीं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में काबिज होगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि डबल इंजन की जो परिभाषा पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में स्थापित हुई है, इसका बहुत सफल मॉडल मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार की वजह से छत्तीसगढ़ में विकास कमजोर हो गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता भी 5 साल तक राज्य को लूटने, धोखा देने, ठगने वाली सरकार को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा ने 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से, गोपाल भार्गव को रैली से, विश्वास सारंग को नरेला और तुलसीराम सिलावट को सांवेर से टिकट दिया गया है। भाजपा ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। भाजपा ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा है। इनमें राज्यवर्धन राठौड़,
झोटवाड़ा से, दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से और करोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहिले, धमतरी विधायक रंजना साहू और दयालदास बघेल को मौका दिया गया है। सरगुजा से सांसद व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से चुनाव मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। अपनी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। साथ ही G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक में भी शामिल होंगी। इटली दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रोम में अपने समकक्ष गुइडो क्रोसेटो के साथ बैठक की। इस दौरान रक्षा सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन आज नई दिल्ली में भारत तंजानिया निवेश और व्यापार फोरम 2023 के कार्यक्रम में भाग लेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल भारत के दौरे पर पहुंची तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 6 समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। भारत और तंजानिया के बीच डिजिटल डोमेन, संस्कृति, खेल, समुद्री उद्योग और व्हाइट शिपिंग सूचना साझाकरण में सहयोग प्रदान करने पर सहमति बनी है। पीएम मोदी ने भारत तंजानिया के संबंधों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को सामरिक भागीदारी के सूत्र में बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि रक्षा के क्षेत्र में 5 साल के रोड मैप पर सहमति बनी है। इसके माध्यम से सैन्य प्रशिक्षण, समुद्री सहयोग, क्षमता निर्माण, रक्षा उद्योग जैसे क्षेत्रों में नए आयाम जुड़ेंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति ने भारत को तीसरा सबसे बड़ा व्यावसायिक सहयोगी बताते हुए G20 के सफल आयोजन और इसमें अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन का औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट जाकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायल ने दक्षिणी इलाकों पर दोबारा नियंत्रण हासिल करने का ऐलान किया है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी पर बीती रात 500 से अधिक हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। संघर्ष में दोनों पक्षों की तरफ से अब तक 1500 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें इजरायल के 900 और हमास के 687 से ज्यादा लोग शामिल हैं। गजा में 1,20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। हमास द्वारा इजरायल पर किए हमले को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचारों के समान बताया है। उन्होंने कहा कि हमास द्वारा किए गए अत्याचार इस्लामिक स्टेट द्वारा किए गए अत्याचारों के समान है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग पर कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन किया है, जबकि प्रस्ताव में इजरायल पर हुए हमले का जिक्र तक नहीं है। कांग्रेस के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी इस्लामी बर्बर लोगों के एक समूह के कारण कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने यह स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह एक घृणित आतंकवादी कृत्य है। वहीं प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस फिर आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का समर्थन कर रही है। इस रुख से INDI गठबंधन की अग्रणी पार्टी ने खुद को देश के सामने उजागर कर दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको।
जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में IFTM विश्वविद्यालय में भारत में G20 सम्मेलन चुनौतियां एवं संभावनाओं विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की G20 ब्रांड एम्बेसडर और पूर्व पर्वतारोही स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी ने की। चंडीगढ़ में PGI के नेहरू अस्पताल में रात को भीषण आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर में लगी आग 5 मंजिल में फैल गई। आग पर काबू पा लिया गया है। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह के कचारा क्षेत्र में फल बाजार में आग लग गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भारतीय सेना ने सिक्किम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। सेना ने कठिन इलाकों से गुजरते हुए एक चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया और चुंगथांग के उत्तर पश्चिम में राबोम के अलग थलग गांव तक पहुंचे और 150 से 200 लोगों को बचाया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में कई दिनों की भारी बारिश के चलते सबोंग के अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नैनीताल जिले में जोलीकोट स्थित अवैध मदरसे में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर राज्य सरकार गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश में संचालित हो रहे सभी मदरसों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा EVM और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रक्रिया बहुत विस्तृत है और राजनीतिक पार्टियों का इसमें विश्वास है। यही प्रक्रिया पूरे देश में अपनाई जाती है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी राज्य सूचना आयोगों को वादियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सुनवाई का विकल्प मुहैया कराने के निर्देश दिए। पंजाब भर की 1840 अनाज मंडियों में धान की फसल के दौरान किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब की मंडियों में काम करने वाले 10 लाख मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज कोच्चि में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इनमें देश और विदेश से 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। भारत पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से आज से आयोजित हो रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विपुल बंसल और पेरू पक्ष का नेतृत्व विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय के निदेशक गेरार्डो एंटोनियो मेजा ग्रिलो करेंगे। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी आर्थिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान 6 साल के निचले स्तर 3.2% पर दर्ज की गई। भारत के कीमती पत्थरों और आभूषणों के निर्यात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी कुल का लगभग 17% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में $37.9 बिलियन थी, जबकि इजराइल को किए गए निर्यात का मूल्य $1.3 बिलियन था। इजराइल हमास युद्ध के फैसले से तेल की कीमतें बढ़ सकती है। सितंबर में एक साल के उच्चतम स्तर $97 प्रति बैरल को छूने के बाद पिछले हफ्ते कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई थी। भारत में 5G सेवा शुरू हुए साल भर हुआ है, मगर इतने कम अरसे में भी भारत इस मोर्चे पर दुनिया के शीर्ष देशों में शुमार हो गया है। भारत इस उल्लेखनीय प्रगति के साथ ही चीन और अमेरिका के बाद 5G सेवा देने वाला तीसरा देश हो गया है। भारत में वाहन पंजीकरण में सितंबर में 20% की वृद्धि देखी गई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि यात्री वाहन पंजीकरण में 19% की वृद्धि हुई। वहीं वाणिज्यिक वाहन की बिक्री में 21.68% की वृद्धि हुई। देश की कार विनिर्माता मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2031 के बीच कुल 1.25 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च की योजना बनाई है। इसमें से 45,000 करोड़ रुपए उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर लगाए जाएंगे और इसमें सालाना 20 लाख वाहन जोड़े जाएंगे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक ए इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान को 17 अक्टूबर को सिफर मामले में आरोप तय किए जाएंगे। संघीय जांच एजेंसी विशेष अदालत में एक चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें इमरान खान सिफर मामले में मुख्य आरोपी घोषित किए गए थे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को मीडिया साक्षात्कारों के दौरान कथित तौर पर तथ्यों को गलत तरह से पेश कर सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए तय कानूनों का उल्लंघन करने के मामले में नोटिस जारी किया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में 185 एकड़ में फैले सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम को उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। अमेरिका और दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए यह मंदिर एकता, शांति और सद्भाव का संदेश देता है। इजरायल में फिलिस्तीन चरमपंथी समूह हमास के हमले के बाद बंकरों में रह रहे नेपाल के विद्यार्थियों ने एक वीडियो संदेश भेजकर अपनी सरकार से उनके वतन वापसी के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र ने हमास के हमलों के बाद इजरायल की जवाबी कार्रवाई के मद्देनजर फिलिस्तीनी इलाकों में आम नागरिकों और मानवीय आवश्यकताओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। रूस ने इजरायल और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हिंसा की निंदा की है। रूस ने आरोप लगाया कि इजरायल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर अमेरिका का रवैया विनाशकारी रहा है। अमेरिका पर स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की आवश्यकता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। ब्रिटेन के स्पेशल फोर्स पर एक दशक पहले अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दर्जनों अफगान पुरुषों की हत्या करने का आरोप है। मृत लोगों के परिवारों का कहना है कि वे निर्दोष और निहत्थे नागरिक थे। मृत लोगों के परिवार वालों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच की मांग की। मारे गए लोगों के परिवारों का आरोप है कि 9 लोगों को उनके बिस्तर पर गोली मार दी गई। इस दावे की जांच के लिए एक स्वतंत्र जांच शुरू कर दी गई है। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स समेत शहर के यहूदी समुदाय के नेताओं द्वारा जुलूस निकाला गया। यह जुलूस इजरायल पर हमास के हमले के खिलाफ पीड़ितों के समर्थन में निकाला गया। हमले की निंदा करते हुए एडम्स ने कहा कि इजरायल का यह सबसे क्रूर और घृणापूर्ण कार्य है जिसे हम देख रहे हैं। मेक्सिको की सेना इजरायल से अपने नागरिकों की घर वापसी के लिए मानवीय उड़ानें चला रही है। इस्लामी समूह हमास द्वारा हमले के बीच भारी संख्या में लोगों को बंधक बना लिया गया है। मेक्सिको के विदेश मंत्री एलिसिया बार्सेना ने बताया कि हमास द्वारा पकड़े गए लोगों में मैक्सिकन भी शामिल हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए 2 मानवीय उड़ानें इजरायल के लिए रवाना होंगी। लगभग 5000 मैक्सिकन नागरिक इजरायल में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि हमारे द्वारा इजरायल पर हमले के बाद मारे गए लोगों में 11 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। वहीं यह भी संभावना है कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों में अमेरिकी नागरिक भी हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने फिलाडेल्फिया में घोषणा की है कि राष्ट्रपति पद के लिए अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदारी छोड़ रहे हैं और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। कैनेडी ने खुद को एक एकीकृत करने वाले और उन मतदाताओं के लिए एक आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश की जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्षपातपूर्ण विभाजन और कटुता से तंग आ चुके हैं और उन्हें देश में सुधार के लिए बाधा बता रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी सीनेट नेता चक शुमर के साथ मुलाकात में कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ICC विश्व कप में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में विश्व चैंपियन इंग्लैंड का सामना बांग्लादेश से होगा। इंग्लिश टीम इस मैच में पहली जीत के इरादे से उतरेगी। पाकिस्तान के सामने होगी एक अन्य एशियाई टीम श्रीलंका की चुनौती। पाकिस्तान ने जहां पहला मुकाबला जीता था, वहीं श्रीलंका को पहले मैच में हार मिली। विश्व कप में न्यूजीलैंड ने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी जीत हासिल की। आज खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स को 99 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने नीदरलैंड्स के सामने 323 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 46.3 ओवर में 223 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली ने न सिर्फ बल्ले से अहम योगदान दिया बल्कि उन्होंने शानदार फील्डिंग भी की। कोहली को भारत के ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच चुना गया। अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले भारतीय टीम को झटका लगा है और बुखार से उबर रहे शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले से भी बाहर हो गए। BCCI ने इसकी पुष्टि की है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है. Think IIT, think Vidya Mandir. जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा. उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा. और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है. टीम इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल टीम के साथ दिल्ली नहीं आए हैं. शुभमन चेन्नई में ही रुकेंगे और मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे. वे चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भी नहीं खेल पाए थे. भारतीय क्रिकेट टीम 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप के अपने दूसरे मैच के लिए दिल्ली पहुंच गई है. टीम इंडिया ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीत के साथ आगाज किया है. शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने शंघाई मास्टर्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. अंतिम 32 के मुकाबले में अल्कराज ने डैन इवांस को सीधे सेट में 7-6, 6-4 से हराने में सफलता पाई. 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रूबलेव को शंघाई मास्टर्स के अंतिम 16 में स्थान बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी. रूबलेव ने फ्रांस के एड्रियन मन्नारिनो को सीधे सेट में 6-3, 6-0 से हराया. जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल ने 2023 के लिए अपनी लाइनअप की घोषणा कर दी है. 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में दक्षिण एशिया की समकालीन फिल्मों और नई सिनेमा आवाजों पर विशेष ध्यान देने वाली 250 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. टाइगर श्रॉफ, कृति सेन और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म गणपत ए हीरो इज बॉर्न का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है. समाज के 2 वर्गों, अमीर और गरीब के बीच खाई पर आधारित इस फिल्म का ट्रेलर इमोशन, एक्शन और रोमांच से भरपूर है. शाहरुख खान की फिल्म पठान और जवान की सफल रिलीज के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है. इसके बाद उन्हें Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है. इससे पहले शाहरुख खान की सुरक्षा के लिए सिर्फ 2 पुलिस कांस्टेबल ही थे. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने फिलिस्तीन के समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दी है. स्वरा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट करते हुए लोगों को बताया पाखंडी. भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म थैंक्स फॉर कमिंग का बॉक्स ऑफिस पर हुआ बुरा हाल. फिल्म को रिलीज हुए 3 दिन हो गए हैं और अब तक फिल्म 5 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 3 का शानदार टीजर रिलीज हो गया है. 30 सेकंड के इस टीजर में पहले पार्ट और दूसरे पार्ट की कुछ झलक भी दिखाई गई है. कॉमेडी ड्रामा फिल्म फुकरे 3 घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा ही रही है. वर्ल्ड वाइड भी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फुकरे की तीसरी किश्त ने महज 11 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फातिमा सना शेख, दिया मिर्जा, रत्ना पाठक शाह और संजना सांगी स्टारर फिल्म धक धक का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है. ट्रेलर में ये एक्ट्रेस बाइकर्स में दमदार रोल में नजर आ रही हैं. ये फिल्म 13 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. भारत और कनाडा के बीच इस समय राजनीतिक तनाव चल रहा है. ऐसे में पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने कनाडा में होने वाले अपने टूर को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है. गुरदास मान का म्यूजिक कॉन्सर्ट 22 से 31 अक्टूबर के बीच कनाडा के वैंकूवर, टोरंटो, कैलगरी में होने वाला था. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट हाल ही में बेटी राहा के साथ स्पॉट हुई, जिसमें आलिया राहा को गोद में लेकर कार में बैठती हुई नजर आई. दोनों की आउटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. हालांकि इसमें राहा का चेहरा नहीं दिख रहा है. रोहित शेट्टी ने अपनी सुपरहिट कॉम सीरीज की अगली फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू कर दी है. फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को पहले शूट किया जा रहा है. फिल्म अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म गडकरी का टीजर सामने आया है. फिल्म 27 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. तेलुगु अभिनेता नितिन की फिल्म एक्स्ट्रा अब 8 दिसंबर को रिलीज होगी. फिल्म का निर्देशन लेखक से निर्देशक बने वक्कांथम वामसी द्वारा किया गया है. फिल्म प्यारी तारावाली का ट्रेलर रिलीज हो गया है. सत्य घटना पर आधारित यह म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 27 अक्टूबर को रिलीज होगी. अभिनेता ममूटी और जीवा की फिल्म यात्रा 2 का पहला लुक जारी हो गया है. फिल्म अगले साल 8 फरवरी को रिलीज होगी.
अभिनेता वरुण तेज और मानुषी छिल्लर की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का नया पोस्टर सामने आया है। इस फिल्म से तेलुगु अभिनेता वरुण तेज बॉलीवुड में कदम रख रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।